हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 21 मई और हम डिस्कस करेंगे 17 मई से 21 मई तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। हमारे सेशन का आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 दिस ईयर? Option A, Digital Innovation for Sustainable Development. Option B, Telecommunications for All. Option C, Information Society for Sustainable Future. And Option D, ICTs for Development. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो थीम है वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी का 2024 का थीम है। अगर हम इस डे की बात करें तो हर साल 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हर साल 17 मई को मनाया जाता है। और इस साल का थीम हमने देखा डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यह हाईलाइट करता है टेलीकम्युनिकेशंस के रोल को इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और इस डे के बारे में बात करें तो यह डे जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के एस्टेब्लिशमेंट को मार्क करता है। और अभी हमने इसका थीम भी देख लिया, और इस डे के अवसर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सस्टेनेबल डिजिटल डेवलपमेंट ड्राइवन बाय एआई इस टॉपिक पे राउंड टेबल डिस्कशन को ऑर्गेनाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस डे के अवसर पर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स पे भी फोकस किया गया, जैसे संगम डिजिटल ट्विन एंड संचार साथी पोर्टल। ये दोनों फोकस में थे। यह जो डिस्कशन था उसमें यह दोनों स्कीम फोकस में थे। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, निधि एंड स्टार प्रोग्राम इज रिलेटेड टू सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन विच सेक्टर? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी टेलीकम्युनिकेशंस, ऑप्शन सी हेल्थ केयर एंड ऑप्शन डी एजुकेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टेलीकम्युनिकेशंस। यह जो निधि एंड स्टार प्रोग्राम है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टेलीकॉम सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए इसे लाया गया है। और अगर हम बात करें इस इनिशिएटिव के बारे में, इसका फोकस क्या है? These initiatives aim to promote a culture of synergetic innovation for indigenous development by collaboration with academia, startup and industries to co-create indigenous telecom products or solutions to meet telecom needs of India in strategic rural and sectors of national importance। तो यह इस इनिशिएटिव का एम है जो अभी निधि और स्टार प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसे जो है वर्ल्ड टेलीकॉम डे के अवसर पर यानी 17 मई को ही लॉन्च किया गया इन दोनों नए प्रोग्राम्स को। और यह जो इसमें निधि के बारे में बात करें, यह जो निधि प्रोग्राम है, यह प्रोग्राम जो है इसके द्वारा वुमेन के नेतृत्व वाले 10 स्टार्टअप्स को फंडिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जबकि यह जो आपका स्टार प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत 20 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में जो है पीएचडी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। और यह जो स्कॉलरशिप होगा वह 4 साल के लिए हर साल 6 लाख तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो ये दोनों न्यू प्रोग्राम है जो वर्ल्ड टेलीकॉम डे के अवसर पर 17 मई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। निधि एंड स्टार प्रोग्राम जो रिलेटेड है टेलीकम्युनिकेशन से, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द ईयर 24-25? ऑप्शन ए संजीव पुरी, ऑप्शन बी राहुल जैन, ऑप्शन सी श्यामल मुखर्जी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संजीव पुरी। अभी संजीव पुरी जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं 2024-25 के लिए। इन्होंने जो है 8 दिनेश को सक्सीड किया है। और अगर इनके बारे में हम और जानें संजीव पुरी के बारे में, तो यह आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड के
चेयरमैन भी है और इन्हें 2024 का ईयर 2024 का बेस्ट सीईओ अवार्ड दिया गया था बिजनेस टुडे के द्वारा। और अगर हम CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इसे 1895 में स्टैब्लिश किया गया था और अभी हमने MCQ के थ्रू देखा। इसके प्रेसिडेंट हैं संजीव पुरी और डायरेक्टर जनरल हैं चंद्रजीत बैनर्जी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर टॉप फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स। ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी लियोन मेसी, ऑप्शन सी कैलिन मैपे एंड ऑप्शन डी नेमर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फोर्ब्स की लिस्ट जो जारी की गई है हाईएस्ट पेड एथलीट्स की उसमें टॉप पर है। अभी रिसेंटली यह जो है फोर्ब्स ने इसे रिलीज किया है इस लिस्ट को। और यहाँ पे हम और भी टॉप 10 प्लेयर्स की लिस्ट आपके सामने है, लेकिन आपको टॉप ऑल 10 को नहीं याद रखना है, आपको केवल टॉप 3 या 4 को ध्यान में रखना है। फर्स्ट पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इनका जो है वेल्थ है $260 मिलियन। सेकंड पे है जॉन रैम जो गोल्फ प्लेयर हैं, इनका वेल्थ है $218 मिलियन। थर्ड पे है लियोन मेसी और फोर्थ पे है लिब्रॉन जेम्स और ये बास्केटबॉल से हैं। और अगर यहाँ पे हम साथ में कंट्रीज नेम की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस कंट्रीज के हैं तो ये पुर्तगाल के हैं। जॉन रैम जो है ये किस कंट्रीज से है तो ये स्पेन से हैं। और लियोन मेसी जो है वो अर्जेंटीना से हैं और लिब्रॉन जेम्स जो है वो USA के हैं। तो इतना एटलीस्ट आपको याद रखना है कि ये किस कंट्रीज से हैं। टॉप 3 की कंट्रीज का नेम आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर हम इस लिस्ट में वुमेन प्लेयर्स की बात करें या जो फोर्ब्स की लिस्ट जारी की गई है हाईएस्ट पेड एथलीट्स की, तो इसमें अगर हम वुमेन एथलीट्स की बात करें तो 2024 की इस लिस्ट में यह जो टॉप 50 एथलीट्स की लिस्ट है इसमें एक भी वुमेन नहीं है, यानी इस लिस्ट में एक भी वुमेन नहीं है। इसे आप आश्चर्यजनक कहें, दुखद कहें या जो भी कहें आप डिसाइड करिए, लेकिन इस लिस्ट में कोई वुमेन नहीं है। लास्ट ईयर सेरेना विलियम्स अकेली महिला थी जो 2023 के हाईएस्ट पेड एथलीट्स की टॉप 50 लिस्ट में शामिल थी, लेकिन क्योंकि अब वह रिटायर हो चुकी है तो वह अब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर हम 2012 से लेकर 2024 तक की बात करें तो इन 12 सालों में केवल 3 महिलाएं ही जो है वो इस टॉप 50 की लिस्ट में अभी तक जगह बना पाई हैं। और जैसा कि अभी 2024 का साल है उसी तरह 2017, 2018, 2019 इन सारे ईयर्स में भी कोई भी महिला इस लिस्ट में शामिल नहीं थी, यानी नो वुमेन इन टॉप 50 लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स। तो ये डेटा है। अगर हम फोर्ब्स के द्वारा जारी एक और न्यू लिस्ट की बात करें, अभी रिसेंटली एक और फोर्ब्स ने लिस्ट जारी की है। फोर्ब्स ने जारी की है फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2024 लिस्ट। यह जो है 9th एडिशन है फोर्ब्स के अंडर 30 एशिया लिस्ट का। कुछ दिन पहले हमने बिलियनियर्स की लिस्ट भी देखी थी फोर्ब्स की, वो भी हमने डिस्कस करा था। अगर आपको याद है तो आप मुझे टॉप 3 बिलियनियर्स के नाम बताएंगे कि वो कौन थे, फर्स्ट कौन थे, सेकंड कौन थे और थर्ड कौन थे। और इंडिया में भी हमने टॉप 5 या 6 पर्सन्स के नाम देखे थे। आप मुझे वर्ल्ड में टॉप 3 बिलियनियर्स के नाम बताएंगे। नाउ अगर हम इस फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट की बात करें तो यह जो है 9th एडिशन है और इसमें जो है 300 नोटेबल इंटरप्रेन्योर्स को रैंकिंग प्रदान की गई और यह जो है टोटल 10 कैटेगरीज में यह रैंक दिया गया है। और 10 कैटेगरीज कौन कौन सी है तो यह है आर्ट्स, इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स, फाइनेंस एंड वेंचर कैपिटल, मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, रिटेल एंड ई कॉमर्स, इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी, हेल्थ केयर एंड साइंस, सोशल इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर टेक्नोलॉजी। तो टोटल 10 कैटेगरीज में यह जो है लिस्ट जारी की गई है। और अगर हम आर्ट्स की बात करें तो इसमें सियान डॉसम जो है ये फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ये टॉप पर है। इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स में जो है वॉइस ऑफ बेस्ट ब्रॉड जो
इंडोनेशिया का मेटल बैंड है, यह टॉप पर है। फाइनेंस एंड वेंचर कैपिटल में पाकिस्तान, अलीना नदीम फ्रॉम पाकिस्तान, ये टॉप पर है। मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में एरिका एरिका जो है कॉमिक आर्टिस्ट फ्रॉम मलेशिया, यह टॉप पर है। रिटेल एंड ई कॉमर्स में योमी हवांग फ्रॉम साउथ कोरिया। इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी में चाइना के जू यांग एंड इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी में अक्षित बंसल एंड राघव अरोड़ा फ्रॉम इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये इंडिया से है। नेक्स्ट हेल्थ केयर एंड साइंस में जैंग जिकिंग फ्रॉम चाइना। सोशल इम्पैक्ट में भाग्यश्री जैन फ्रॉम इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। एंड कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में जॉनसन लिम फ्रॉम सिंगापुर। और इस लिस्ट के हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इंडिया से सबसे ज़्यादा पर्सन्स इस लिस्ट में हैं। टोटल 86 पर्सन्स जो है इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा है सारी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है, यानी टोटल 86 इंडियंस इस लिस्ट में हैं। और इंडिया के बाद चाइना और जापान का नंबर आता है, और अगर इन दोनों कंट्रीज से केवल 32 जो है लोग ही इस लिस्ट में हैं, लेकिन इंडिया से अकेले 86 लोग इस लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें से तीन यहाँ पे इमेज मैंने लिए हैं। और भी लोग इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये तीनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट तो ये हो जाता है आपके लिए इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग में जो टॉप पर हैं अक्षित बंसल एंड राघव अरोड़ा, ये को फाउंडर है स्टैटिक के और ये इंडिया से हैं, ये दोनों हैं, ये इम्पॉर्टेंट, ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है सोशल इम्पैक्ट में भाग्यश्री जैन, ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है, यह फाउंडर है द डिस्पोजल कंपनी की फाउंडर है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और थर्ड जो है ये है सपना सिन्हा, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर से है सपना सिन्हा, और यह किस कैटेगरी में है, तो यह हेल्थ केयर एंड साइंस की कैटेगरी की लिस्ट में शामिल हैं। तो ये तीनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं नाम, और बाकी पूरी लिस्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि हाईएस्ट इंडिया से 86 लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अलर्टेड fruit traders to ensure compliance with prohibition of calcium carbide in food ripening? Option A, Food Safety and Standards Authority of India. Option B, Ministry of Family and Health Welfare. Option C, State Commissioners of Food Safety. And Option D, Food Business Operators. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। FSSAI ने फूड ट्रेडर्स को कैल्शियम कार्बाइड के यूज़ को स्ट्रिक्टली जो है वो यूज़ ना करने के लिए कहा है। अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है, आप सभी जानते हैं, और फूड ट्रेडर्स जो है मैंगोज़ में इसका व्यापक उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर हम कैल्शियम कार्बाइड की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2, यह जो है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस केमिकल कंपाउंड है, जो एक फूड रैपनिंग एजेंट है, आर्टिफिशियल फूड रैपनिंग एजेंट है, और इसे हम मसाला भी कहते हैं, इस मसाला के नाम से भी इसे जानते हैं। और यह जो है यह जो है यह एसिटिलीन गैस को रिलीज करता है, एसिटिलीन गैस को रिलीज करता है, जिसमें आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस जो है इसके हार्मफुल ट्रेसेस पाए जाते हैं, इसलिए यह हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। और यह जो हेल्थ इश्यूज जैसे डिजीनेस, फ्रीक्वेंट थ्रस्ट, इरिटेशन, वीकनेस, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, वॉमिटिंग एंड स्किन अल्सर्स, ऐसे जो है हेल्थ इश्यूज इससे क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए इसे जो है FSSAI ने कहा है कि इसका यूज़ ना किया जाए फूड रैपनिंग के लिए। नाउ चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट इज होस्टिंग द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग टू बी हेल्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ऑप्शन बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। एंड ऑप्शन डी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे आपसे डिस्कस कर दिया है प्रीवियस सेशंस में। हम आपको इससे रिलेटेड डिटेल में आपको मैंने बताया था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर इसके बारे में कुछ दूसरी चीज़ों की बात करें, तो अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, तो यह जो मीटिंग है 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, यह जो है कोची केरला में ऑर्गेनाइज की जा रही है 20 मई से 30 मई के दौरान, यानी ये स्टार्ट हो चुका है, 20 मई से 30 मई तक चलेगा। और इसमें जो है लगभग 40 नेशंस से 350 पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया है। अगर फर्दर कोई अपडेट, एडिशनल अपडेट आता है तो हम फिर से इसे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी आज मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि विच इंस्टीट्यूशन इज होस्टिंग द 46 अंटार्कटिक ट्रीटी। नाउ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइन द मेमोरेंडम विथ यूएनडीपी ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ एनिमल वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन प्लानिंग। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड ऑप्शन डी मोर देन वन। आंसर हो जाएगा इसका मोर देन वन, यानी ए एंड बी बोथ हो जाएंगे। अभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जो है एक मेमोरेंडम साइन किया है एनिमल वैक्सीन कोल्ड चेन के मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और कम्युनिकेशन प्लानिंग के डिजिटलाइजेशन के लिए। और इसे जो है यह जो डिजिटलाइजेशन किया जाएगा वैक्सीन, एनिमल वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम का, इसे जो है यूएनडीपी के द्वारा डेवलप किए गए न्यू एआई टेक्नोलॉजी अविन यानी एनिमल वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के द्वारा जो है मॉनिटर किया जाएगा। और इस तरह यूएनडीपी जो है इंडिया के फर्स्ट एनिमल वैक्सीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि यूएनडीपी के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। Recently, who has been elected as the president of the Supreme Court Bar Association? Option A, Manan Kumar Misra. Option B, Harish Salve. Option C, Kapil Sibbal. And option D, Pradeep Rai. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कपिल सिब्बल। इन्होंने जो है सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय को डिफीट कर इस पद के लिए अपॉइंट हुए हैं। ये जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। और अदर अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो इसमें रचना श्रीवास्तव जो है इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई है और विक्रांत यादव जो है सेक्रेटरी बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द ओल्डेस्ट मैन टू गो टू स्पेस? ऑप्शन ए गोपी थोटाकुरा, ऑप्शन बी एडवर्ड ड्वेट, ऑप्शन सी विलियम सेंटर एंड ऑप्शन डी मैसॉन एंसल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एडवर्ड ड्वेट। यह जो है ओल्डेस्ट मैन बने हैं स्पेस जाने वाले। अगर हम बात करें इससे रिलेटेड तो 19 मई को जो है जेफ बेजोस की ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 यानी NS-25 मिशन के तहत 6 लोग जो है वो स्पेस टूरिज्म के लिए रवाना हुए। और ये जो 6 लोग हैं वो कौन कौन से हैं? ये हैं 6 लोग, वो नेम है गोपी थोटाकुरा फ्रॉम इंडिया, मैसॉन एंजल फ्रॉम यूएसए, सेवलिन चेरॉन फ्रॉम फ्रांस, केनेथ एलहेस यूएसए, कैरोल सेचलर यूएसए एंड एडवर्ड ड्वेट। ये 6 लोग जो है स्पेस टूरिज्म के लिए 19 मई को रवाना हुए थे, गए थे। और यह जो है ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के तहत गए थे। और यह जो है न्यू शेफर्ड का जो है यह जो न्यू शेफर्ड का जो है 7th ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम के तहत अभी तक 31 ह्यूमन जो है उन्हें ले जाया जा चुका है, कर्मन लाइन के अबव ले जाया जा चुका है। अगर यहाँ पे हम कर्मन लाइन के बारे में बात करें तो कर्मन लाइन के बारे में
जब हम प्रीवियस सेशन में आपको बता रहे थे इस मिशन के बारे में, तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी करमन लाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि करमन लाइन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कहाँ लाई करता है या कितने किलोमीटर एबव लाई करता है। ये सारी चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इस मिशन से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की थी यहाँ पे, क्योंकि 19 मई को ये लोग गए थे तो अभी ये फिर से न्यूज़ में है। तो अभी फिर से हम इसे जान लेते हैं कि गोपी थोटाकुरा जो है वह इंडिया के फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं अब, क्योंकि 19 को या ये लोग स्पेस टूरिज्म के लिए गए थे। और यह जो है एडवर्ड डुइट जो है यह है एडवर्ड डुइट, ये जो है 90 ईयर के हैं और यह ओल्डेस्ट पर्सन बन गए हैं स्पेस जाने वाले। और यह है 21st ब्लैक एस्ट्रोनॉट है स्पेस ट्रेवल करने वाले, और फर्स्ट जो है और ओल्डेस्ट पर्सन है स्पेस जाने वाले। और यह जो है एडवर्ड डुइट, इन्होंने जो है विलियम सेंटर विलियम सेंटर के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। और विलियम सेंटर की बात करें तो यह 2021 में ब्लू ऑरिजिन के ही फ्लाइट से स्पेस गए थे और इनके बीच केवल 2 मंथ का गैप है, यानी 2 मंथ के डिफरेंस से जो है एडवर्ड डुइट जो अब है ओल्डेस्ट पर्सन बन चुके हैं 90 साल की उम्र में स्पेस जाने वाले। और ये जो है 2021 में गए थे। और इंडिया से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गोपी थोटाकुरा जो फर्स्ट इंडियन बने हैं स्पेस टूरिज्म के लिए जाने वाले, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। नाउ इस क्वेश्चन के साथ हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इस जो बीच में हमारा गैप हो गया था तो वो हम अगले सेशंस में कवर कर लेंगे कुछ चीज़ों को। आज हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली, तो कल मिलते हैं आपसे फिर से नए टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मैंने आपसे आज 2 क्वेश्चंस भी पूछे हैं, आप उसका आंसर जरूर देंगे। मैंने आपसे कर्मन लाइन के बारे में पूछा था और एक और कोई क्वेश्चन पूछा था, आप उन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन था 46 अंटार्कटिका मीटिंग जो इंडिया में ऑर्गेनाइज की जा रही है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है, और कर्मन लाइन के बारे में मैंने आपको जो बताया था आपको वो याद है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं कल न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।